नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई उसको देखेंगे। और जैसा कि हमको पता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला भारत में बाबर था। और हमने बाबर के जो व्यक्तिगत जीवन है, जो उसकी इनिशियल लाइफ थी और किस तरह से उसने भारत के ऊपर हमला करने के लिए सोचा, ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो यदि आपने वो ना देखा हो तो आप उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बाबर की जो इस वाले क्षेत्र में जो अभियान हुए, अफगानिस्तान, काबुल, समरकंद, कंधार, इन सब की हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। आज हम अपना जो लेक्चर शुरू करेंगे ये पानीपत की लड़ाई से शुरू करेंगे। और इस क्षेत्र में भारत के जो लड़ाइयाँ हुई हैं बाबर की, जो चाहे पानीपत की लड़ाई हो, चाहे उसकी राणा सांगा से जो लड़ाई हुई, खानवा का युद्ध जिसको कहते हैं वो है, और उसके बाद जो घाघरा पे युद्ध हुआ, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पानीपत की लड़ाई से। सबसे पहले पानीपत की लड़ाई की पृष्ठभूमि आपको समझा दूं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं। पानीपत की जो लड़ाई है 1526 में लड़ी जाती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। लेकिन ये कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी और इसमें दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से एक संघर्ष चला आ रहा था। उसी की ये चरम अवस्था थी। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि दौलत खां लोदी जो है, जो कि पंजाब के सूबेदार था इब्राहिम लोदी का, वो जाता है बाबर से मदद मांगने, अपने बेटे को भेजता है बाबर के पास कि उसकी मदद करे बाबर इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। और वहीं पे बाबर को न्योता मिल चुका होता है इब्राहिम लोदी के चाचा का, जिसका नाम है आलम खां लोदी। और साथ ही साथ उसको राणा सांगा का भी इन्विटेशन होता है। तो ये सब, अब हालांकि बाबर को न्योते की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके जो पास रीजन थे भारत पे आक्रमण करने के, वो आर्थिक थे। तो दौलत खां लोदी जो है, ये जब बगावत करता है, उसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलती है इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी अपना एक सेनापति भेजता है जिसका नाम है बहार खां। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहार खां को भेजता है दौलत खां लोदी को हराने के लिए। और ये बहार खां के नेतृत्व में एक सेना जाती है जो कि दौलत खां लोदी को हरा के लाहौर से भगा देती है। लेकिन इससे पहले ये जो बहार खां की जो सेना है, जो सल्तनत की जो सेना है, ये स्थिति को मजबूत कर पाती लाहौर में अपनी। बाबर आ जाता है, हमला कर देता है लाहौर पे 1524 में, और इस सेना को बुरी तरह से हरा के भगा देता है। प्रतिशोध में बाबर जो है ये 2 दिन तक शहर को जलाता हुआ दीपालपुर पहुंचता है, जहां पे आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी इससे मिलते हैं। अब बाबर जो है दौलत खां लोदी के पंजाब के दावे को ठुकरा देता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बाबर जो है, ये जो क्षेत्र था, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, जो पंजाब का प्रांत है, उसको अपना वंशानुगत उसके ऊपर अधिकार समझता था, क्योंकि एक समय में तैमूर ने उस क्षेत्र को जीता था। तो यहाँ पे वो जो ये क्षेत्र है पंजाब का, ये दौलत खां लोदी के दावे को ठुकरा देता है और सियालकोट, लाहौर और कलानौर में अपने अधिकारी नियुक्त करके वापस काबुल चला जाता है। ये बात है 1524 की। इब्राहिम लोदी ने आलम खां को दीपालपुर से भगा दिया और जो आलम खां है ये पहुंच जाता है काबुल बाबर से मदद मांगने। और बाबर इसको भरोसा देता है कि इब्राहिम लोदी की जगह इसको, यानी कि आलम खां लोदी को, बाबर जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा देगा और खुद जो है वो लाहौर के पश्चिम के क्षेत्रों में संप्रभुता से शासन करेगा। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, जो पश्चिम का जो क्षेत्र था उसको अपना वंशानुगत अधिकार समझता था उस पर। तो इसने ये भरोसा दिया कि मैं पश्चिम के क्षेत्र में रहूंगा और वहां पे मैं एक संप्रभुता से शासन करूंगा और तुम्हें दिल्ली की गद्दी बिठा दूंगा। लेकिन लाहौर पहुंचकर जब बाबर के बेगों ने आलम खां का अधिक समर्थन नहीं किया, तो आलम खां और दौलत खां लोधी इन दोनों ने मिलकर बाबर के पहुंचने से पहले ही दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। और इब्राहिम लोदी ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह से हराया और एक सेना लाहौर की तरफ भी भेज दी। अब क्योंकि लाहौर पे बाबर ने पहले कब्जा कर रखा था और इन दोनों की मूर्खता की वजह से, क्योंकि बाबर पहुंचा नहीं है और इन दोनों ने पहले ही हमला कर दिया बिना किसी तैयारी के, तो इनकी मूर्खता की वजह से इब्राहिम लोदी को मौका मिल गया कि वो लाहौर एक सेना भेज दे। तो अब ये बाबर के लिए कड़ी चुनौती थी और बाबर के पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो इब्राहिम से युद्ध करता। तो बाबर ने 1525 में हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। सियालकोट होता हुआ बाबर लाहौर पहुंचा, लेकिन लाहौर को दौलत खां लोधी और उसके बेटे गाजी खां ने घेर रखा था। अब यहां समीकरण बदल चुका है, क्योंकि हमको पता है कि जो दौलत खां लोधी है उसके दावे को ठुकरा दिया बाबर ने, तो दौलत खां लोधी और उसके बेटे गाजी खां ने लाहौर को घेर लिया। यहीं पे सतीश चंद्र महोदय कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है इनका, कहते हैं कि दौलत खां ने कमर में 2 तलवार लटका रखी थी। मतलब क्या, अभी हमने देखा है उसने इब्राहिम लोदी से भी लोहा लिया है और फिर बाबर के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया है। तो दोनों के बीच में उसको पिसना ही था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो पानीपत की जो लड़ाई होती है उससे पहले ही ये जब लाहौर को घेर लेता है, तो लाहौर के ऊपर आक्रमण करके बाबर जो है इसको हराता है, बंदी बना लेता है दौलत खां लोदी को। और गाजी खां जो इसका बेटा है थोड़ी सी अकलमंदी दिखाता है, बाबर से मिल जाता है, बच जाता है, अपनी जान बचा लेता है। जबकि दौलत खां लोदी को अरेस्ट करके बाबर जब भेज रहा होता है तो रास्ते में दौलत खां लोदी की मौत हो जाती है। पानीपत की लड़ाई होती है सिंधु नदी पार करके, जब बाबर पंजाब को जीतता हुआ धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता है। हुमायूं जो है वो हिसार फिरोजा में
जो इसका एक शिकदार है हिसार फिरोजा का, इब्राहिम लोदी का एक शिकदार है हमीद खां, इसको हराता है और बाबर की सेना 15 अप्रैल 1526 को पानीपत आ पहुंचती है। तब तक इब्राहिम लोदी बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है, कछुआ चाल में आगे बढ़ता है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि उसकी सेना मात्र दिन भर में 3 से 4 कोस ही चल पाती थी, और बहुत ज्यादा उसके साथ भी मतलब सैनिक तो होते ही थे और साथ ही साथ बहुत सारे दरबारी और ये सब बहुत ज्यादा बड़ी सेना होती थी, जिसकी वजह से उसकी जो चाल है, जो उसकी प्रोग्रेस है, बहुत धीमी थी। और इब्राहिम लोदी जो है बहुत देर तक इंतजार करता रहता है, बाबर को आने देता है और पानीपत पहुंचने देता है। 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम के पास एक विशाल सेना थी और बाबर को लगा कि इब्राहिम की सेना उसकी सेना को आसानी से घेर लेगी, लेकिन बाबर ने यहाँ पे उस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी, जिसका नाम है तुलुगमा युद्ध पद्धति। और ये उसने उज़्बेकों से सीखी थी शैबानी खां से जब वो लड़ा था। आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में इसकी बात की थी, कैसे वो समरकंद से बाहर निकल के शैबानी खां से लड़ता है और शैबानी खां उसको बहुत आसानी से हरा देता है। तो ये जो युद्ध पद्धति थी, तुलुगमा युद्ध पद्धति, इसका अर्थ है कि पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए, यानी कि एक लेफ्ट आर्म होगा आपका, एक राइट होगा, एक सेंटर होगा, छोटी छोटी टुकड़ियों में उसको विभाजित किया जाता है, और जो आगे के जो डिवीजन है उनको भी 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये चारों तरफ से जो शत्रु है उसको घेर के उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो इसमें बाबर ने किया यह था कि अपनी जो बाईं टुकड़ी है उसके तरफ उसने खाई खोदी और उसको पत्तों से और पेड़ की छालों से ढक दिया, जिससे कि जो इब्राहिम लोदी की सेना जब आगे आएगी तो गड्ढों में गिर जाएंगे, और उस गड्ढों पे उसने बारूद का इस्तेमाल किया, वहां पे बारूद भर दिया गड्ढों पे, फिर आग लगाई, तो उसके सैनिक एक साथ सारे के सारे क्षतिग्रस्त हो गए इब्राहिम लोदी के, जबकि बहुत बड़ी सेना थी। तो ये उसने युद्ध पद्धति सीखी है, नाम इंपॉर्टेंट है तुलुगमा, कहां से सीखी है, और यहीं पे उसके 2 तोपची थे जो उसने काबुल से जिनको हासिल किया था, जिनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है इस पूरे युद्ध में। और इस युद्ध में ईरानी बंदूकों का भी प्रयोग हुआ, जिसे बाबर ने सबसे पहले बजौर के युद्ध में प्रयोग किया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। 1518-19 में जो युद्ध लड़ा था बजौर का, वहां पे इसने बंदूकों का प्रयोग किया था, तो यहां पे भी किया है। और बाबर इब्राहिम के लिए कहता है कि इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन सूरमा था, जिसे सेना को चुस्त दुरुस्त करना नहीं आता था, ना वो ये जानता था कि कैसे खड़ा हो, कैसे आगे बढ़े और कैसे लड़े। बाबर ने ये जो जीत हुई है पानीपत में उसकी, वो इस जीत का श्रेय दिया है घुड़सवारों और तीरंदाजों को, जबकि अहम भूमिका जो निभाई गई है वो निभाई तोपचियों ने। इससे पता चलता है कि बाबर को घुड़सवारों पे अपने ज्यादा भरोसा था, बाबर खुद भी एक अच्छा घुड़सवार था और उसको घुड़सवारों और तीरंदाजों पे भरोसा था, और भारत के जो घुड़सवार हैं और तीरंदाज हैं उनके लिए भी वो एक टिप्पणी करता है अपनी आत्मकथा में, कहता है कि जो भारत के घुड़सवार हैं, तीरंदाज हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं, उनको बहुत अच्छे से लड़ना आता है, बस खाली यहाँ पे जो शासक हैं उनको टेक्निक नहीं आती, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उनको जो पूरा सिस्टम है लड़ाई का किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं आता है, जिसकी वजह से इनकी हार होती है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है, जिसको बाबर जो है वो पानीपत में ही दफना देता है और वहां पे एक ईंट का मकबरा बनवा देता है। सल्तनत काल का एक प्रथम और अंतिम सुल्तान है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम और अंतिम सुल्तान सल्तनत काल का जो युद्ध भूमि में मारा गया, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इसके साथ ग्वालियर का विक्रमजीत भी इस युद्ध में मारा जाता है, जो इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहा था। और पानीपत के युद्ध के बाद आगरा की जो धन संपदा है वो बाबर की आर्थिक स्थिति को सुधार देती है, लेकिन उसके वापस काबुल ना जाने के फैसले ने उसके दोस्तों को दुश्मन बना दिया। अब जैसा कि हमको पता है, राणा सांगा भी चाहता था कि वो आए अटैक करे, दौलत खान लोधी भी चाहता था, आलम खान लोधी भी चाहता था कि वो आए अटैक करे, लेकिन इन सबके पीछे मंशा ये थी कि वो अटैक करेगा, जो सल्तनत की आर्मी है उसको कमजोर करेगा, यहाँ की धन संपदा लूटेगा, जिससे और ज्यादा अराजकता फैलेगी, और इस मौके का फायदा उठा के ये लोग दिल्ली की गद्दी पे काबिज हो जाएंगे। जबकि बाबर ऐसा कुछ नहीं करता पानीपत की लड़ाई के बाद, और वो काबुल जाने की जो अपना फैसला है, वापस जाने के फैसले को बदल देता है। इसी की वजह से अब यहाँ पे समीकरण बदल जाते हैं। तो पानीपत की लड़ाई के परिणाम क्या होते हैं? दिल्ली में बाबर अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और फिर उसके बाद वो आगरा जाता है, और वहां पे उसने हुमायूं को पहले ही भेज दिया था, जिससे कि वहां की जो धन संपदा है उसको सुरक्षित कर दिया जाए। बाबर ने निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी की दरगाह में इबादत की। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस लड़ाई के बाद निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के पास जाते हैं, उनकी जो उनकी मज़ार है वहां पे जाके इबादत करता है बाबर। काबुल और बदख्शां के हर आदमी, औरत और गुलाम को एक एक चांदी का सिक्का देता है, जिसको शाहरुखी सिक्का बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद दिया, तो पानीपत का युद्ध याद रखना है, पानीपत के युद्ध के बाद दिया है। इसके बाद जो इसके बेग हैं उनको लगता है कि उनका काम पूरा हो गया है, उनकी मेहनत का इनाम भी उन्हें मिल गया है और अब उनको वापस अपने मुल्क काबुल लौट जाना चाहिए।
बाबर खुद कहता है कि जो आगरा के लोग थे वो उसके लोगों से बहुत घृणा करते थे, बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि किस तरह से जहां से उसकी सेना जाती थी वहां पे गांव के गांव जला देते थे गांव वाले, और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उसकी सेना को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, कुओं में जहर डाल देते थे, बहुत सारी बातें कही हैं। तो इटावा, सांभर और बयाना जैसे इलाकों पर स्थानीय सेना नायकों ने भी किलेबंदी कर ली और वो बाबर के आदेश को मानने को तैयार भी नहीं थे। उधर अफगानों ने कन्नौज से पूर्व तक के क्षेत्र में सिकंदर के बड़े बेटे महमूद लोदी को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो आगरा से लोग भाग गए थे, ना अनाज था, ना घोड़े के लिए दाना, और फिर ऐसी गर्मी के बाबर और उसके जो अधिकारी थे वो अभ्यस्त भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग ठंडे मुल्क से आए थे, काबुल से आए थे। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा अप्रैल में तो लड़ाई हुई है, मई जून के महीने में बहुत भत्तर गर्मी पड़ती है, जहाँ पे रहने के वो बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं थे। तो बाबर के बेगों के लिए ये एकदम एक पराया मुल्क था, जहां वो अब रहना नहीं चाहते थे। बाबर ने लेकिन एक सभा बुलाई, और सभा बुलाकर उसने साफ साफ कह दिया कि हम सबने इतनी मेहनत और इतनी मुसीबत और इतनी मारकाट इसलिए नहीं की है कि हम हिंदुस्तान की धन संपदा को छोड़ के काबुल जैसे गरीब देश चले जाएं। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से काबुल से वो क्यों निकलता है, इधर उधर क्यों हमले कर रहा है, क्योंकि काबुल की जो धन संपदा है, जो वहां पे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो उसके बेगों के लिए पूरा ही नहीं पड़ रहा था। तो वो कहता है कि अब मैं काबुल नहीं जाना चाहता, वो एक गरीब देश है और हिंदुस्तान में धन संपदा है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। उसने फिर भी वापस जाने के लिए जो लोग कटिबद्ध थे, जो एकदम मतलब चाहते थे कि अब कुछ भी हो जाए हम तो वापस जाएंगे, ऐसे बेगों को इजाजत दे दी। लेकिन उसमें से केवल उसके दो ही बेग, जिनका नाम है ख्वाजा कलां और मीर मीरन, यही लोग केवल काबुल वापस जाते हैं, बाकी नहीं जाते। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है उसके कौन कौन से बेग उसको छोड़ के काबुल चले गए। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए बाबर उनसे ये भी कह देता है कि ठीक है तुम जाओ, मेरी तरफ से काबुल को थोड़ा सा वहां पे प्रशासनिक तौर तरीका ठीक करो। तो बाबर ने अपने बेगों को अविजित क्षेत्रों में भेज दिया, जिससे वहां साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित हो सके, जो भी भारत के दोआब के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां। अब राणा सांगा से होता है उसका युद्ध, क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद बाबर के पास दो बड़े खतरे थे। पहला तो पूर्वी में अफगान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्नौज से जितना भी पूर्व का हिस्सा था वहां पे महमूद लोदी को शासक नियुक्त कर दिया, और जो स्थानीय नायक थे उन्होंने भी किलेबंदी कर ली। अब राणा सांगा से तो युद्ध होना लाजमी था, क्योंकि राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर आएगा, हमला करेगा और चला जाएगा, उसके बाद फिर मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा या आगरा पे कब्जा करूंगा। लेकिन बाबर जाता नहीं है, और बाबर जो है वो एक समझौता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो इस समझौते को भंग करने का आरोप जो है वो राणा पे लगाता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जो सुझाव राणा सांगा ने रखा था वो एक संयुक्त सैन्य आक्रमण का था या लोधी साम्राज्य के बंटवारे का था। तो राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या है, सारे के सारे समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। 1527 तक राणा सांगा ने युद्ध की तैयारी कर ली थी। राणा की बढ़ती हुई सेना को रोकने के लिए बाबर ने एक सेना बयाना भेजी, जिसको राणा ने बुरी तरह हरा दिया। इसी बीच ग्वालियर और धौलपुर के मुसलमान नायकों ने बाबर की उदारता पूर्ण शर्तें मान के जो किले थे ग्वालियर और धौलपुर के, वो बाबर को सौंप दिए। किंतु बयाना का एक सूबेदार था, निजाम था, उसने राणा सांगा और बाबर दोनों के साथ अपनी बातें जारी रखी अंत समय तक। मार्च 1527 दोनों की दोनों सेनाएं बाबर और राणा सांगा की खानवा के मैदान में आमने सामने आ गई। अब होता है खानवा का युद्ध। राजस्थान के जितने राजपूत शासक थे वो सारे के सारे राणा के साथ थे। राणा ने एक महासंघ बनाया था बाबर के अगेंस्ट, जिसमें राजपूत थे, जिसमें जितने भी लोधी यानी कि जितने भी अफगान थे, सिकंदर लोधी के छोटे बेटे महमूद लोधी और हसन खां मेवाती, ये सभी के सभी राणा के साथ थे। तो ये एक महासंघ था, जिसमें जो संघ बना है वो राजपूतों के साथ अफगान संधि का प्रतीक जिसको कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य बाबर को भारत से निकालना था, और इसीलिए इसको धार्मिक युद्ध कहना अनुचित होगा। ऐसा सतीश चंद्र महोदय कहते हैं, ऐसा बीडी महाजन सर भी कहते हैं कि इसको धार्मिक युद्ध नहीं कहना चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो राणा सांगा के साथ भी हैं और बाबर के साथ भी हैं। लेकिन फिर भी अपने सैनिकों के गिरते हुए मनोबल को संभालने के लिए बाबर ने इसको जरूर धार्मिक रख दिया, और इसमें बाबर ने बहुत ज्यादा अपना जनरल मतलब ये दिखाया कि कितना अच्छा जनरल था, कितना अच्छा आर्मी कमांडर था, और अपने उद्देश्यों को किस तरह उसको पूर्ण करना आता था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया। सभी बेगों को कुरान की कस्में खिलाई गई कि वो युद्ध मैदान जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे, मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे, चाहे भले इसमें उसकी मौत हो जाए। खुद को सच्चा मुसलमान साबित करते हुए उसने शराब की सुराही चंबल घाटी में तुड़वा दी और कभी शराब ना पीने की कसम खाई, क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है, शराब पीने को गलत माना जाता है, बहुत हीन भावना से देखते हैं। और बाबर ने अपने जितने भी सैनिक थे उनके अंदर एक धार्मिक जोश पैदा करने के लिए ऐसा किया। युद्ध जीतने की अगर स्थिति होती है, उसने ऐसा वादा किया सभी मुसलमानों को चुंगी कर से माफ कर देगा अगर वो ये युद्ध जीत जाता है। राणा ने पानीपत की लड़ाई से कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा हमको देखने को मिलता है इस युद्ध में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रबल प्रतिरोध किया राणा सांगा ने, लेकिन फिर भी उसकी पराजय हो जाती है बाबर के हाथों, क्योंकि यहाँ पे फिर बाबर अपनी वही तुलुगमा युद्ध पद्धति का
इस्तेमाल करता है, जिसका एनालिसिस राणा सांगा ने शायद नहीं किया था अभी तक। यही यहाँ पे एक कमी थी राणा सांगा की, कि उसने जो बाबर के पुराने टेक्निक्स थे उसको नहीं पढ़ा था। खानवा युद्ध का परिणाम क्या होता है इस युद्ध में? जैसे हमने देखा राणा सांगा की पराजय हो जाती है, तो राणा सांगा जो है वो चित्तौड़ चले जाते हैं, और जितनी शीघ्रता से राणा ने बाबर के विरुद्ध एक महासंघ बनाया था, उतनी ही शीघ्रता से ये महासंघ जो है वो तितर बितर हो जाता है। अब हार हो जाती है तो जितने भी राजपूत शासक थे वो भी जो राणा सांगा है उनसे अलग थलग पड़ जाते हैं और उनको सपोर्ट देना नहीं चाहते। बाबर जो है वो चित्तौड़ पे आक्रमण भी करना चाहता था, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसकी वजह से उसने चित्तौड़ पे आक्रमण नहीं किया। और राणा सांगा जो है वो सभी राजपूतों से ऐसे अलग थलग पड़ जाते हैं, और बाबर जो है उसने गंगा के मैदान में खुद को मजबूत करके मालवा पे चढ़ाई कर दी। अब जैसे हमें पता है मालवा में जो मेदिनी राय है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मालवा में किस तरह से मेदिनी राय ने चंदेरी को जीता था और राणा सांगा को समर्पित किया था। तो बाबर ने चंदेरी पे जीत हासिल करी, मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय की दोनों बेटियों को अपने बेटे हुमायूं और कामरान के हवाले कर दिया, और इस युद्ध को भी उसने जिहाद कहा है। उधर राणा सांगा फिर से बाबर से युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके जो सरदार हैं वो सोचते हैं कि ये आत्मघाती है और सांगा को उसके ही सरदार विष दे देते हैं। 30 जनवरी 1528 राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बाबर का जो सबसे मजबूत एक प्रबल दुश्मन है, जिसको बाबर ने खुद ने बोला है कि बहुत ही अच्छा एक वीरता का एक प्रतीक है, वो समाप्त हो जाता है बाबर के लिए। पश्चिमी क्षेत्र जो है वो अभी एक तरह से बाबर के लिए सुरक्षित हो जाता है। अब बाबर को अपना पूरा का पूरा ध्यान कहां देना है? पूर्व क्षेत्र में, जहां पे अफगान है, और अफगानों का प्रतिकार बढ़ता देखकर बाबर ने राजस्थान को छोड़ आगरा वापस जाना चाहिए। अब बाबर का अफगानों से संघर्ष होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय मुसलमानों में अगर हम देखें तो अफगानों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन इनकी एक कमजोरी भी थी कि इनमें आपस में एक कबीलाई सोच थी, और इसी की वजह से इनमें बहुत बड़े बड़े मतभेद भी होते थे, और ये किसी एक सेनापति का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं रहते थे। इब्राहिम की मौत के बाद अफगान सरदारों ने किलों और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाबर ने इससे निपटने के लिए दंड और साम की नीति अपनाई। तो ये महत्वपूर्ण है, कौन सी नीति अपनाई, किसके अगेंस्ट अपनाई, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। बाबर की नीति है दंड और साम की, अफगानों के अगेंस्ट। इससे पहले हमने सल्तनत काल पढ़ा था, उसमें बहुत सारी नीतियां हमने पढ़ी थी, जैसे रक्त और तलवार की नीति हमने पढ़ी है। तो इस तरह से पूछा जाता है दंड और साम की नीति क्या है। साम नीति के तहत अफगान सरदारों को किलों के बदले, जो किले उन्होंने घेर रखे हैं उसके बदले उनको दूसरी जगह जागीर देने का प्रस्ताव रखा गया, जो उन्होंने बहुत आसानी से मान लिया। तो ये थी साम की नीति। अफगान सरदारों का भरोसा जीतने के लिए बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को भी 7 लाख वाली आय का परगना दिया। हालांकि ये जो इब्राहिम लोदी की मां है, ऐसा हमको गुलबदन बेगम उस पे जो हुमायूं नामा है उसमें लिखा गया है। उसमें जो गुलबदन बेगम है वो लिखती है कि जो इब्राहिम लोदी की मां है उसने विष देने की कोशिश की थी बाबर को। तो अफगान आमतौर पर बाबर के खिलाफ ही रहे, किंतु कुछ नियाजी जैसे अफगान थे जो बाबर के साथ आ गए, और जौनपुर से पूर्व के अफगान जो इब्राहिम के समय से ही बागी थे, उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह को भी आमंत्रित कर दिया। तो अब गुजरात का बहादुर शाह को आमंत्रित जरूर किया, हालांकि गुजरात का बहादुर शाह अभी आता नहीं है, और ये हम देखेंगे इसका जो संघर्ष होगा वो हुमायूं के समय में होगा। तो वापस आ जाते हैं अपने बाबर के समय में। तो हुमायूं ने तेजी से जौनपुर तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इसके आगे वो बढ़ता उससे पहले ही बाबर ने राणा सांगा से निपटने के लिए हुमायूं को वापस बुला लिया था। तो ये जो पूरा क्षेत्र था जौनपुर और उसके पूर्व में जितना भी क्षेत्र है वापस अफगानों के अधीन चला गया। बाबर क्योंकि जब खानवा में व्यस्त था, उस समय बंगाल का शासक था नुसरत शाह, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन समकालीन शासक था बंगाल का। तो नुसरत शाह भी जो है वो बिहार तक आ जाता है, तिरहुत तक आ जाता है वो भी, और कन्नौज के पूर्व में महमूद लोदी पहले से ही है जिसने खुद को शासक घोषित कर रखा है। तो बाबर शीघ्रता से कन्नौज आता है और प्रतिरोध के बावजूद गंगा के ऊपर एक पुल बना लेता है। अभी अफगान बहुत प्रतिरोध करते हैं, लेकिन फिर भी वो पुल बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर से जो अहम भूमिका निभाते हैं वो उसके तोपची निभाते हैं। जौनपुर तक के इलाके जीत के वो अस्करी को नियुक्त करके 1528 में वापस आगरा चला जाता है। अगले ही साल बाबर पूर्व में कूच करता है, और कूच करते हुए अब वो चाहता है कि ये जो पूर्व की अफगान की समस्या है ये हमेशा के लिए निपटा दी जाए। तो बनारस पार करके बक्सर तक पहुंच जाता है, जहां उसको नुसरत शाह के दूत ने आकर संधि की शर्तें रखी। अब नुसरत शाह कहता है, संधि की शर्तें रखता है कि भाई जो बिहार तक का क्षेत्र है उसके ऊपर उसका आधिपत्य मान लिया जाए, लेकिन बाबर को ये मंजूर नहीं होता, और बाबर जो है वो घाघरा और गंगा नदी के कोण पे पहुंच जाता है। लेकिन जब वो देखता है घाघरा नदी के पार अफगान विद्रोहियों और नुसरत शाह की एक संयुक्त सेना है जो कि बहुत ही विशाल है, उसको देख के वो चकित रह जाता है। और नुसरत शाह के पास एक नाव का बेड़ा भी था, जिससे वो बाबर को रोकने की कोशिश करता है घाघरा नदी पार करने के लिए, लेकिन फिर भी जो बाबर है वो घाघरा नदी पार कर जाता है। 5 मार्च 1529 घाघरा की लड़ाई होती है, जिसमें अफगानों
के साथ बाबर की जो लड़ाई है, यहाँ पे अफगान बहुत बुरी तरह से हारते हैं। बाबर पूर्ण विजित यहाँ पे होता है और जितने भी अफगान हैं वो सारे सारे उसके आगे समर्पण कर देते हैं। इसके बाद बाबर ने नुसरत शाह से समझौता किया और बाबर अब यहाँ पे बिहार में फंस के रहना नहीं चाहता था, वो उसको वापस दोआब में अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जो घाघरा पार करके जब वो युद्ध कर रहा होता है तो कुछ अफगान जो है जैसे बीबन है या बायजीद है, ये घाघरा पार करके वापस आ जाते हैं और लखनऊ पे आके घेरा डाल देते हैं और फिर बाबर की सेना पहुंचती है तो ये कलिंजर भाग जाते हैं। तो बाबर को अपनी स्थिति क्योंकि यहाँ मजबूत करनी थी और इस तरह से जो बाबर है वो अंत समय तक भी अफगानों को पूरी तरह से अफगानों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन उसने स्थिति अपनी जरूर मजबूत कर ली थी दोआब एरिया में। इसके कुछ ही दिनों के बाद बीमारी से 30 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसकी मौत के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी गढ़ दी जाती है कि भाई हुमायूं बीमार चल रहा था और इसने बाबर ने इबादत की अल्लाह से कि शहजादे की जान बख्श दी जाए, उसकी जगह उसकी जान ले ली जाए। हालांकि ये सच नहीं है और क्योंकि बाबर का जो स्वास्थ्य है पिछले कई सालों से गिरता जा रहा था, खुद उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि 1528-29 में वह कम से कम 6 बार बीमार हुआ है। तो ये जो इसकी बीमारी है उससे इसकी मौत हो जाती है और बाबर को अफगानिस्तान की बहुत याद सताती रहती थी हमेशा, लेकिन भारत की बहुत सी बातें उसे अरुचिकर भी लगती थी। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे के लिए भारत न केवल उसके साम्राज्य का आधार था बल्कि उसका वतन भी था। तो यहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, स्थापना होती है और हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हुमायूं इसको आगे लेके जाता है और किस तरह से हुमायूं के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। शेरशाह सूरी उसके सामने एक दुश्मन की तरह खड़ा होता है और हम शेरशाह सूरी के बारे में भी थोड़ा सा बहुत चर्चा करेंगे। हालांकि शेरशाह सूरी जो है वो हमको रंगमंच पर दिखाई देता है बाबर के समय में, जिसके बारे में मैंने आपको इस लेक्चर में नहीं बताया, जिसकी मैं चर्चा करूंगा अगले अपने लेक्चर में कि किस तरह से बाबर ने हुमायूं को पहले से आगाह किया था और शेरशाह सूरी ने कब कब बाबर का साथ दिया और कब कब वो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इस श्रृंखला को मैं जारी रखूंगा। मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।